हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करने जा रहे हैं अब सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज में हम पहले सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी पहले पढ़ेंगे मैं बताती हूँ, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं। राइट, सो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि हम सबसे पहले वही ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं। So what is endomembrane system? Endomembrane system it's a grouping of organelles। कोई चार ऑर्गेनेलिज ऐसी जो आपस में क्लोज एसोसिएशन में वर्क करती हों, कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हों। राइट, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज which function in close coordination with one another this is known as एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसमें पता है कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज आती हैं? एक आती है इसमें ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। यानी कि ये हम पहले चारों ऑर्गेनेलिज पहले डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाली। बाकी की ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज। तो पहले हम बात कर रहे हैं ER की। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है। बेटा एंडोप्लाज्म तो आप समझ चुके होंगे, मैंने अभी कराया आपको, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कराया था व्हाट इज़ एक्टोप्लाज्म एंड व्हाट इज़ एंडोप्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब आप लोगों को पता है, वो नेटवर्क होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है, जाल की तरह एक स्ट्रक्चर है, एक सपोर्टिंग नेटवर्क है। राइट, तभी इसका नाम पड़ गया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द ईयर 1945 तीन साइंटिस्ट थे, पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन। These three scientists in 1945 with the help of electron microscope noticed a network in the cytoplasm. So they all noticed a network in the cytoplasm. Okay? And it is called as endoplasmic reticulum. It is called as endoplasmic reticulum by scientist Potter in the year 1961. So its name was given by Potter in the year 1961. It was noticed by all the three scientists, but it was given name by Potter. Right? अगर मैं इसकी प्रेजेंस की बात करूं, कहाँ इसकी प्रेजेंस? बेटा वी नो दैट कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं ना, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। राइट, और ये कहाँ नहीं है? एब्सेंस। एक तो ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, वी नो दैट प्रोकैरियोट्स तो बेटा उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इन ओवा एंड इन मैच्योर RBCs। जो हमारे RBCs मैच्योर हो चुके होते हैं ना, उनमें नहीं होती। राइट, उनमें क्यों नहीं होती मैं आपको बता दूं, क्योंकि RBCs का हमारा मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो अगर उसमें इतनी सारी ऑर्गेनेलिज होंगी तो उसका जो मेन वर्क होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है। राइट, अब हम बात करेंगे इसके अमाउंट की, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका अमाउंट कैसे करता है, कैसे वेरी करता है। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा अबंडेंस होती है इसकी,
abundance in liver. लीवर में ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ अबंडेंट इन लिवर इन द पैनक्रियाटिक सेल्स. पैनक्रियाज के सेल्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा होती है नंबर में. इन पैनक्रियाटिक सेल्स, ये सेल्स काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं. तो जो सेल्स ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है. ओके. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस करा था कि स्पेशल बेटा जो मसल फाइबर्स होती हैं ना, स्पेशली स्ट्राइटेड मसल फाइबर, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जो मसल फाइबर्स होती हैं, दैट मसल फाइबर्स दैट हैज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. बेटा उनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्पेशली एक नेम देते हैं. क्या नाम देते हैं हम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So muscle fibers have special endoplasmic reticulum and that special endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum. Okay? तो अभी हमने बिल्कुल इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके अमाउंट के बारे में, इसकी अबंडेंस के बारे में, राइट, और हमने इसकी प्रेजेंस एब्सेंस कहाँ है वो सब डिस्कस कर लिया. अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की. राइट. तो इसमें क्या कुछ प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें है क्या क्या. इट कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स. सो इट हैज़ दीज 3 स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूब्यूल्स की. एज अ नेम इंडिकेट ट्यूब्यूल्स, तो ये ट्यूब लाइक ही होंगे, right? So they are tubular extensions. They are tubular extensions which may be connected with the cisternae or vesicles, right? So ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है ना, ये देखो जैसे ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ. These tube like structures they may be connected with the cisternae and vesicles to form reticulum, network बनाएंगी. So these are tubular extensions which join with cisternae or vesicles to form network. Okay? और अगर मैं इनके डायमीटर की बात करूं ट्यूब्यूल्स के, तो इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज अबाउट 50 to 100 micrometers in diameter. Okay? It is 50 to 100 micrometers in diameter. Now अब हम बात करेंगे सिस्टर्ने की. सिस्टर्ने, तो जो सिस्टर्ने होते हैं बेटा वो फ्लैट होते हैं लाइक दिस. सी, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ इनकी. सिस्टर्ने कैसे हैं बेटा? फ्लैट. ये देखो इंटरकनेक्टेड हैं. देखो मैं सारे ड्रॉ नहीं कर रही, काफ़ी सारे नहीं बना रही हूँ. सी, cisternae they are flat, sac like, they are found in bundles, they lie in stacks. stack मतलब one above the other, parallel हैं, interconnected हैं. so cisternae they are flat, sac like, and found in bundles and lie in piles. piles मतलब ऐसे one above the other, right? parallel and interconnected होते हैं ये. they are आपने देखा ही होगा ये interconnected से. मैं डायग्राम आपको फिर से दिखाती हूँ इनकी सिस्टर्ने की. ये देखो, ये देखो, सी कैसे इंटरकनेक्टेड हैं ये आपस में, राइट? सो सिस्टर्ने they are flat, they are sac like, they are in bundles, they are parallel, they are interconnected. And if you talk about their diameter is about 40 to 50
nanometers in diameter, right? Now next part है इनका वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसी शेप में होती हैं? ओवल, राउंडेड हो सकती हैं, ये भी सैक की तरह होंगी, थिक होती हैं, और ये आइसोलेटेड भी हो सकती हैं। दे रिमेन आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म, right? Like this, see, vesicles. And if you talk about their diameter is about 25 to 500 nanometers, diameter of vesicles. तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसी लगती है ये। सी, ये मैं ड्रॉ जो भी कर रही हूँ, ये मैं सिस्टर ने ड्रॉ कर रही हूँ। ओके तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की शेप बहुत अलग तरीके से हो सकती है, कैसी भी, ये देखो। तो ये पूरा नेटवर्क आप दिखा सकते हो ऐसे, राइट? क्लियर? और आप ध्यान से देखो, मैं ऊपर कुछ ऐसे डॉट्स ही बना रही हूँ, राइट? कुछ जगह पे बनाऊंगी, कुछ जगह पे नहीं बनाऊंगी। ये वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्ने हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं ना, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, तीनों एलिमेंट्स से कम्युनिकेट विद वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है ये सेपरेट हैं, ये कम्युनिकेट करेंगे। सो दे ऑल कम्युनिकेट विद वन अनदर, राइट? और आपको याद होगा, मैंने आपको यूनिट मेम्ब्रेन कराई थी, रॉबर्टसन का मॉडल वाली। मैं आपको बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसकी यूनिट मेम्ब्रेन ही होती है, राइट? तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ ER, तो मैं डिफरेंस की फॉर्म में करवा रही हूँ आपको यहाँ पे। एक होती है हमारे पास RER, एक होती है हमारे पास SER। RER जो होती है दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो SER होती है वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम पहले बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और नाम भी होता है ग्रैन्यूलर ER। इसको बोलते हैं स्मूथ वाली को ए ग्रैन्यूलर। बेटा आपने देखा होगा पीछे डायग्राम में मैंने कई जगह पे ऐसे डॉट्स ही बनाई थी। जहाँ पे मैंने डॉट्स बनाई थी वो रीजन था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, और जहाँ पे डॉट्स नहीं बनाई थी वो था SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये डॉट्स क्या हैं? ये एक्चुअली डॉट्स नहीं हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो होती है रफ, और जिसके पास नहीं होते वो होती है स्मूथ। यानी कि जिसके पास वो डॉट्स ग्रैन्यूल्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, उसको बोलेंगे ग्रैन्यूलर, और जिसके पास नहीं होंगे उसको बोलेंगे ए ग्रैन्यूलर, राइट? तो मैं कह सकती हूँ रफ ER बियर राइबोसोम्स, वेयर एज स्मूथ वाली में राइबोसोम्स आर एब्सेंट, राइट? बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, दैट मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। मेनली इट कंसिस्ट्स ऑफ, पीछे मैंने सिस्टर्ने पढ़ाए थे ना आपको, और सिस्टर्ने के ऊपर ही बनाए थे मैंने, क्या वो डॉट्स ही राइबोसोम्स। सो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने एंड
वेसिकल्स, लेकिन SCR इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टिब्यूल्स. इट कंसिस्ट्स ऑफ टिब्यूल्स. Another, बेटा ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाली, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक्चुअली न्यूक्लियर इन्वेल्प से ही डेवलप होती है. देखो ये सेल ऊपर देखो, यहाँ पे जो मैंने अभी शो कर रही हूँ सेल, ये सेल का न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है. तो जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है और वहीं से ही आउटफोल्ड होके बनती है, वो होती है RER. Rough endoplasmic reticulum is formed by the outfolding of the nuclear membrane. So, RER is formed by the outfolding of nuclear envelope. Whereas SCR कहाँ से बनेगी बेटा? SCR is formed from RER, right? SER is formed from RER. ओके, नेक्स्ट जो बेटा RER होती है ना रफ वाली, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं. वी नो दैट राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन्स बनाना. तो बेसिकली वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है. सो इट हेल्प इन सिंथेसिस of enzymes and proteins. लेकिन जो SCR होती है उसका काम क्या होता है? SCR मेनली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, हमारी जो आँख के अंदर विजुअल पिगमेंट होती है वो बनाने में हेल्प करती है, और स्टेरॉइड्स. सो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, glycogen, steroids and visual pigment. Right? Clear? Next point again RER and SCR का. बेटा जो RER होती है ना, RER बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होती है उन सेल्स में, उन जगहों पर प्रेजेंट होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मैक्सिमम चाहिए होती है. तो जिन सेल्स को ज़्यादा प्रोटीन बनाने होते हैं उनमें क्या होती है? RER होती है. जैसे कि प्लाज्मा सेल्स हो गए. प्लाज्मा सेल्स बेटा हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वही हमारे प्रोटीनेशियस नेचर के ही होते हैं. सो RER इट इज़ प्रेजेंट in the cells that are involved in protein synthesis और secretion कराते हैं mainly, and secretion activities. For example, in plasma cells or in गॉबलेट सेल्स. बेटा ये गॉबलेट सेल्स ना म्यूकस रिलीज़ करते होते हैं. क्लियर? नाउ SCR इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट? ये कहाँ पे होती है? ये होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन एडिपोज सेल्स. बेटा एडिपोज क्या होता है? एडिपोज इज़ बेसिकली हमारा जो फैट के सेल्स होते हैं. राइट? इन द लिवर सेल्स में बेटा ये क्या करती है? स्टोर करती है ग्लाइकोजन को. ये ग्लाइकोजन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो जाती है ना बेटा, वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और जब हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं होता तब यही ग्लाइकोजन हमारा टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, एंड इवन इट इज़ प्रेजेंट इन आर रेटिनल सेल्स. हमारे रेटिना के सेल्स में भी प्रेजेंट होती है SCR बिकॉज इट हैज़ टू फॉर्म विजुअल पिगमेंट. ओके, और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और. देखो जैसे सपोज़ ये हमारे पास, ये मैंने सिस्टर ने बनाए हैं और सिस्टर ने के ऊपर ये राइबोसोम बनाया है. तो राइबोसोम बना तो दिया, राइबोसोम का कंटेंट जाएगा कहाँ? राइबोसोम ने जो भी चीज़ बनाई वो अल्टीमेटली कहाँ जानी है बेटा?
ER के ल्यूमन में जानी है। ल्यूमन मतलब उसके खाली स्पेस में जानी है। अब वो कैसे जाएगी? अगर बेटा पोर प्रेजेंट होगा, मतलब जहाँ पे राइबोसोम सिस्टरने के साथ या ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोर्स तो उसी में ही होंगे जिसके पास राइबोसोम्स होंगे। जिसके पास राइबोसोम्स ही नहीं होंगे तो बेटा उसके पास पोर्स नहीं होंगे। तो मैं क्या बोलूँगी? पोर्स आर प्रेजेंट इन RER। और SCR में क्या होता है बेटा? पोर्स आर एब्सेंट। अगर पोर्स होंगे तो सीधा का सीधा जो भी न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल होगा सीधा मैट्रिक्स में जाएगा ER के। सो न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल मूव इनटू मैट्रिक्स ऑफ ER। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिफरेंस और या बोल सकते हो या आप टाइप्स बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कंप्लीट कर लिया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।